Very good morning, my dear students, and welcome in the online tutorial of Park Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Park Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes student, let's start today's lecture. Yes students, today's topic is LCR circuit. बेटा हमने AC circuit with pure resistor, pure inductor and pure capacitor कर लिया था. आज हमें करना है LCR, मतलब उन तीनों को कंबाइन कर देना है. L होता है इंडक्टर के लिए, C है कैपेसिटर के लिए और R है रेजिस्टर के लिए. अब हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस के अंदर ये जो सर्किट है LCR सर्किट इस सीरीज में है, सीरीज LCR सर्किट. यस, सीरीज LCR सर्किट का मतलब है कि हमें जो सर्किट ड्रॉ करना है, देखिए कैसे सर्किट ड्रॉ करना है. इसमें मेन वर्क तुम्हारा सर्किट ही करेगा. सबसे पहले हमने लगाया रेजिस्टर, फिर लगाते हैं हम यहाँ पे इंडक्टर, फिर लगाते हैं कैपेसिटर. इनपुट कैसी देनी है? AC इनपुट देंगे. ठीक है, चलिए बेटा, सीरीज में क्या चीज चेंज नहीं होती? तो आंसर है करंट चेंज नहीं होगा. जो भी करंट आएगा वो सेम डायरेक्शन में रहेगा. ये I है मान लो, दिस इज द I. तो इंडक्टर में भी I सेम पास होएगा, कैपेसिटर में भी I सेम पास होगा. तो I तीनों के लिए सेम होगा. आंसर है कि अगर ये रेजिस्टेंस है R, इसके पास क्या होगा? XL रिएक्टेंस, इसके पास क्या होगा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस. ये हम सबको पता है, इन बातों का हमें पता है. चलिए, ये करंट सेम है. अब रेजिस्टेंस के केस में जो वोल्टेज है, जो EMF है बेटा, उसके बीच में फेज डिफरेंस कितना है? तो आंसर है रेजिस्टेंस में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता. वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ चलते हैं, आगे पीछे नहीं होते. तो अगर इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है तो EMF की लाइन भी इसी के ऊपर बना दो. ठीक है, तो ये वोल्टेज किसकी वोल्टेज हो गई बेटा? ये वोल्टेज है रेजिस्टेंस की. अब मैं बात करता हूं, इंडक्टर के अंदर वोल्टेज आगे हो जाती है 90 डिग्री, तो करंट से आगे की तरफ 90 डिग्री आगे बनाएंगे वोल्टेज को, दैट इज द VL. ये करंट है, ये वोल्टेज 90 डिग्री आगे चली गई. कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे हो जाती है 90 डिग्री, तो ये करंट है, दिस इज द I. तो पीछे की तरफ बनाएंगे तो 90 डिग्री पीछे हो जाएगी, ये है VC. इतना पॉइंट सबको क्लियर हुआ बेटा कि ये वोल्टेज करंट के ऊपर ही है, बिकॉज़ इसमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, फेज सेम रहेगा. रेजिस्टर के केस में, इंडक्टर के केस में फेज डिफरेंस होता है, वोल्टेज 90 डिग्री आगे चली जाती है. कैपेसिटर में वोल्टेज 90 डिग्री पीछे हो जाती है, लेफ्ट कर जाती है. कैपेसिटर में वोल्टेज करंट लीड कर जाता है 90 डिग्री से. अब ये जो वोल्टेज है बेटा, तीनों की अलग-अलग वोल्टेज है, मतलब R की डायरेक्शन अलग है वोल्टेज की, इंडक्टर के वोल्टेज की डायरेक्शन अलग है, कैपेसिटर में वोल्टेज की डायरेक्शन अलग है. तो हम कहेंगे फिर रिजल्टेंट कहां है? ओवरऑल वोल्टेज कहां पर है? किस डायरेक्शन में हम ओवरऑल वोल्टेज कंसीडर करेंगे? तो आंसर है ओवरऑल वोल्टेज जो हम कंसीडर करेंगे वो रिजल्टेंट की डायरेक्शन में करेंगे. तो रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं. उसके लिए हम ये बेटा, ये AC सप्लाई है, E इज इक्वल टू, ये तो चेंज होता है, ठीक है ना, इनपुट तो सेम ही रहती है.
तो बेटा इसके बाद जो डायग्राम है ये एलसीआर का सीरीज सर्किट का डायग्राम है। इसके बाद जो डायग्राम बनाओगे उसे लिखा जाएगा वोल्टेज डायग्राम। ड्रॉ द वोल्टेज डायग्राम। क्या है वोल्टेज डायग्राम देखते हैं। यहां पर मैं क्या करता हूं बेटा, वोल्टेज ड्रॉ करता हूं। करंट तो सबकी ये सेम ही है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वोल्टेज ये सबसे पहले जो वोल्टेज है VR, फिर ये वोल्टेज होगी VL 90 डिग्री ऊपर, देखो VR देन VL 90 डिग्री ऊपर, VC VR से 90 डिग्री नीचे, दैट इज द VC, VR VL VC। तो ये तीनों वेक्टर्स जो है यहाँ पर कंबाइन करने हैं। तो इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, मान लेंगे VC ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये रिजल्टेंट मिलेगा तुम्हें कुछ ऐसा। ये जो रिजल्टेंट होगा ये क्या होगा बेटा, VL माइनस VC। VC को ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, दो वेक्टर है, ऊपर एक नीचे, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे बड़े में से छोटे को। VC को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये मेरे पास एरिया बचेगा, ये लेंथ बच जाएगी, VL माइनस VC रिजल्ट आ जाएगा। अब VL माइनस VC वेक्टर और VL वेक्टर दोनों एक साथ कंबाइन होने में तो पैरेललोग्राम को लगेगा। यहां से इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट कर देते हैं। ये बेटा रिजल्टेंट आ गया। देखो ये रिजल्टेंट सभी वोल्टेज का एक साथ आया। कैसे, VL को और VC को तो हमने यहीं पर ही सॉल्व करके VL माइनस VC का एक वेक्टर बना दिया। फिर VL माइनस VC और VR दोनों इनिशियल पॉइंट पर कंबाइन होने हैं, तो कौन सा लॉ लगता होता है यहाँ पे, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन। तो एक पैरेललोग्राम लॉ पैरेललोग्राम बना के रिजल्टेंट जो होगा वो रिजल्टेंट होगा। दिस इज द रिजल्टेंट वोल्टेज। ठीक है, तो वोल्टेज है तो बेटा इसको E0 लिख देंगे, पीक वैल्यू E0। अब इन द केस, अभी तो मैंने यहाँ पर VLC को बड़ा बनाया हुआ है और VC को छोटा बनाया हुआ है। इन द केस अगर VC को बड़ा बना दिया, VL को छोटा बना दिया, तो ये वाला जो पैरेललोग्राम में नीचे बच जाएगा, बस इतना ही फर्क होगा, नथिंग एल्स। ठीक है, तो अब मुझे ये डायग्राम देख के बताना बेटा, अगर मैं करंट की बात कर रहा हूँ तो करंट तीनों केसेस में सेम डायरेक्शन में जा रहा है। करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, वो इधर जाएगा VR के साथ। देखो VR और I दोनों सेम है, लेकिन बाकियों के लिए देखो VL के लिए भी करंट तो इधर ही आएगा ना, ये देखिए VL के लिए करंट तो इधर ही है, ठीक है, और VC के लिए भी करंट ऐसे ही जा रहा है। देखो VC के लिए करंट की डायरेक्शन सेम है से। तो करंट में और रिजल्टेंट वोल्टेज में, जो रिजल्टेंट वोल्टेज है, रिजल्टेंट EMF में क्या कोई फेज डिफरेंस है या नहीं है, या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, तो हम कहेंगे नहीं फेज डिफरेंस है। ये देखो ये करंट है और ये फाइनल वोल्टेज है, हमारी रिजल्टेंट है जो, तो बेटा ये दोनों सेम नहीं है, एक दूसरे के ऊपर नहीं है, बल्कि वोल्टेज आगे है करंट से। तो कितनी आगे फेज डिफरेंस कितना है, तो हम कहते हैं 5। तो यहाँ पर 5 का फेज डिफरेंस है। यहाँ पे वोल्टेज लीड कर रही है 5 से और करंट उसको लैग कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसी डायग्राम में अगर VL को छोटा कर दूं, VC को बड़ा कर दूं और पैरेललोग्राम को नीचे बना दूं, तो ये ऑपोजिट भी हो जाएगा। तो करंट लीड कर जाएगा और वोल्टेज लैग कर जाएगी। ठीक है, अब हम अपने प्रीवियस टॉपिक्स में देख चुके हैं, जो चीज लीड करेगी उसमें साइन के साथ कुछ प्लस कर देंगे, साइन ओमेगा टी प्लस लगाएंगे लीड करने के लिए, और अगर लैग करेगी तो करंट की इक्वेशन में साइन ओमेगा टी में से कुछ माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे बेटा दोनों केसेस आ रहे हैं, तो दोनों केसेस के कारण से यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा, ये जो वोल्टेज डायग्राम है इसको लिख लेते हैं फॉर इंडक्टिव सर्किट। अभी समझा रहा हूं, फॉर इंडक्टिव सर्किट इसका क्या मतलब होगा कि बेटा अगर VL की वैल्यू बड़ी है और VC की वैल्यू छोटी है, तो ये जो सर्किट है ये इंडक्टिव बनेगा। इंडक्टिव सर्किट की इंडक्टर की वैल्यू ज्यादा आ रही है तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव LCR सर्किट, और अगर VC की वैल्यू बड़ी है और VL की वैल्यू कम है तो वो हो जाएगा कैपेसिटिव LCR सर्किट। ठीक है, तो ये इंडक्टिव LCR सर्किट का वोल्टेज डायग्राम बना। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा वोल्टेज डायग्राम कैपेसिटिव का भी बनेगा। फॉर कैपेसिटिव
LCR सर्किट। देखिए अब उसके अंदर बेटा VL को छोटा बनाना है, VC को बड़ा बनाना है, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा VC माइनस VL, ठीक है। ये पैरेललोग्राम हो गया, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। ये बेटा करंट तो सेम है अभी भी। अब देखो करंट, ये EMF इधर आ गया, ठीक है। ये VL था, ये VC था, और ये क्या बन गया VL माइनस VC, ठीक है। तो ये कैपेसिटर के लिए बना VC जिसमें बड़ा आ रहा है, और इसमें करंट देखो लीड कर रहा है 5 से, तो करंट की इक्वेशन क्या बनेगी, यहां पर देखिए इसी डायग्राम के नीचे लिखिए देयरफॉर इक्वेशन ऑफ करंट फॉर कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सॉरी इंडक्टिव है ना ये, तो फॉर इंडक्टिव सर्किट इक्वेशन ऑफ करंट फॉर इंडक्टिव सर्किट। लीड क्या कर रहा है, EMF लीड कर रहा है, तो करंट लैग कर रहा है ना, और हम लैग करने के केस में लगाएंगे माइनस, तो करंट की इक्वेशन है तो बेटा वैसे ही बनेगी इक्वेशन, तो I = I0 sin ओमेगा t माइनस, क्यों माइनस लगेगा, क्योंकि करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, -5 पीछे चल रहा है करंट। तो इसमें क्या लिखोगे बेटा, EMF लीड कर रहा है और करंट लैग कर रहा है, कितने से, बाय फेज डिफरेंस इसमें ये आ रहा है, ठीक है ना। ये क्या लिखा हमने यहाँ पर, दिस इज द फेज डिफरेंस, ये फेज डिफरेंस आ गया। तो अब इसमें बेटा क्या लिखोगे, इसके अंदर क्या होगा देखते हैं, I लीड कर रहा है और EMF लैग कर रहा है, तो इसमें भी 5 से ही रहा है। Therefore इक्वेशन ऑफ करंट फॉर कैपेसिटिव सर्किट, कितनी बनेगी इक्वेशन ऑफ करंट फॉर कैपेसिटिव सर्किट के लिए, देखते हैं। यही है सेम, बट I लीड कर रहा है ना, तो I = I0 sin ओमेगा t +5, ठीक है। तो बेटा ये बना, कितने टाइप के LCR सर्किट होते हैं, दो टाइप के LCR सर्किट होते हैं, इंडक्टिव कैपेसिटिव। ये देखो ये वोल्टेज डायग्राम है, ये वोल्टेज डायग्राम है, पहले किसके लिए बना, इंडक्टिव सर्किट के लिए बना, फिर कैपेसिटिव सर्किट के लिए बना। फर्स्ट वोल्टेज डायग्राम, सेकंड वोल्टेज डायग्राम। तो इसी वोल्टेज डायग्राम से हमें पता लगा कि इसमें कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है। फिर हमने करंट की इक्वेशन बना दी, हमें पता है कि अगर कोई करंट लैग करेगा तो माइनस आएगा, लीड करेगा तो प्लस आएगा। डायग्राम देख के हम समझ गए कि कौन लीड करेगा और कौन लैग करेगा। ये बेटा LCR सर्किट का वोल्टेज निकला, ठीक है। ऐसे ही हमें LCR सर्किट में रेजिस्टेंस भी निकालनी पड़ेगी। रेजिस्टेंस का मतलब, मैं रेजिस्टेंस वर्ड बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस का मतलब ऑपोजिशन फैक्टर। रजिस्टर के केस में रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। इसमें तो तीनों चीजें आ गई हैं, रेजिस्टेंस भी आ गया है, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी आ गई है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी आ गई है। तो तीनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, इसके ऑपोजिशन फैक्टर का क्या नाम होगा, इसके ऑपोजिशन फैक्टर को बोलना कैसे है, उसको कैलकुलेट कैसे करना है, बहुत सिंपल है, आइए देखते हैं। चलिए मैं इतना पोर्शन रफ कर देता हूं। यहाँ तक हमने कर लिया ना, ये दोनों इक्वेशन बन गई है, दो टाइप के सर्किट हो चुके हैं, LCR सर्किट हम कर रहे हैं। चलिए देखिएगा बेटा, यहां पर लिखेंगे हम ऑपोजिशन, सभी लिखेंगे ऑपोजिशन इन LCR सर्किट
ऑपोजिशन फैक्टर लिख लीजिए। तो ऑपोजिशन फैक्टर इन द एलसीआर सर्किट विल बी नोन एज इंपीडेंस। इसकी ओवरऑल रेजिस्टेंस को ओवरऑल ऑपोजिशन को हम बोलते हैं इंपीडेंस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। Z से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए आइए इंपीडेंस का डायग्राम बनाते हैं। इंपीडेंस डायग्राम बहुत सिंपल इंपीडेंस डायग्राम बना रहा। देखिए कैसे बेटा, ये जो करंट है, करंट इंपीडेंस ऑपोजिशन फैक्टर में तुम्हें बता चुका हूं ना। ऑपोजिशन फैक्टर कैसे निकलेगा? ऑपोजिशन फैक्टर हमेशा वोल्टेज को करंट से डिवाइड करके निकलेगा। करंट सब में सेम है, एक्सएल कैसे निकालोगे? वोल्टेज VL डिवाइडेड बाय करंट। एक्सी कैसे निकालोगे? वोल्टेज कैपेसिटी डिवाइडेड बाय करंट। तो सभी वोल्टेजेस को अगर मैं करंट से डिवाइड करता हूं तो मुझे ऑपोजिशन फैक्टर मिलता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं। जो भी मैंने सर्किट बनाया था बेटा, ये सर्किट बनाया था, सॉरी अभी डायग्राम बनाया था। तो ये करंट होता था, ठीक है? तो करंट को अगर मैं वोल्टेज से डिवाइड कर दूं तो यही रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये VL होता था, VL को XL लिख देते हैं। जो VC होता था उसको XC लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए लास्ट डायग्राम में अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर I और V दोनों सेम आ रहे थे। ठीक है, उन दोनों को डिवाइड करा R बन गया, फिर इन दोनों को डिवाइड करा XL बन गया, फिर I और वोल्टेज को डिवाइड करा XC। तो कहने का मतलब है जहां पर तुमने वोल्टेज लिखा हुआ था वहां पर तुम ऑपोजिशन फैक्टर लिख सकते हो। बाकी अगर इन दोनों को माइनस करोगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा? XL माइनस XC आ जाएगा। पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे, ये देखिए पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे, रिजल्टेंट आएगा। अब ये रिजल्टेंट क्या होगा बेटा? ये ओवरऑल ऑपोजिशन फैक्टर होगा, जिसको तुम क्या बोलोगे बेटा? इंपीडेंस मतलब Z बोला जाएगा इसको। और ये R हो गया, ये Z हो गया, और ये यहां तक की वैल्यू क्या है? यहां तक की वैल्यू देखिए XL माइनस XC लिखा जा सकता है इसको, XL माइनस XC। व्हाट इज फाइन? तो अगर ये वाला हम फैक्टर चेक करें तो इस फैक्टर को ऐसा तो चेक करेंगे तो ये नहीं है, फिर भी अगर जरूरत पड़े तो करेंगे। तो बेटा यहां से अगर मैं पूछता हूं कि मुझे इसका रिजल्टेंट बताइए तो रिजल्टेंट कितना है? देखिए पैरेललोग्राम से भी निकाल सकते हो, राइट एंगल रूल लगा के भी निकाल सकते हो। पैरेललोग्राम में हमें पता है कि ये दो वेक्टर को इनिशियली स्टार्ट हो रहे हैं तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा? दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है 90 डिग्री, ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना? तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रहेगा। ये a का स्क्वायर क्या है बेटा? यहाँ पर ध्यान से देख के बताइएगा मुझे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर xl और a r का स्क्वायर प्लस xl माइनस xc का स्क्वायर। आगे वाला पोर्शन सारा खत्म हो जाएगा। जो 2 cos थीटा होता है 2ab cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे 90 है तो cos 90 0 कर देगा ना उस पोर्शन को। सबको पता प्लस 1 कर चुके हैं। चलिए तो पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट लगाया, यहाँ पर फॉर्मूला लगाया। देखिए इसको राइट एंगल से भी किया जा सकता था। ये वाला एकदम 90 है तो ये पाइथागोरस थ्योरम में लग सकता है कि r स्क्वायर दैट इज द व्हाट? दिस इज द बेस और ये परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हटाते हुए रूट आ जाता है। सेम पाइथागोरस से भी कर सकते थे, मैंने पैरेललोग्राम में लगा दिया। तो एक ही बात है बेटा, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट जो है समझना वो ये है कि इंपीडेंस डायग्राम में से तुमने ये z की वैल्यू को कैलकुलेट किया। अब ये z की वैल्यू तुम्हें पूरा आगे चैप्टर चलवा सकती है। अब पूरा जो गेम है बेटा z की वैल्यू का गेम चलेगा। क्यों? z क्या है? z हमारे एलसीआर सर्किट का ऑपोजिशन फैक्टर है। तो हम जानते हैं कि ऑपोजिशन को मिनिमम करना ही हमारे लिए अच्छा होगा। क्यों? अगर ऑपोजिशन मिनिमम होगा तो क्या रहेगा बेटा? अगर ऑपोजिशन मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम होगा। करंट मैक्सिमम होगा तो सर्किट अच्छे से ऑपरेट करेगा। ठीक है ना? तो करंट मैक्सिमम रखने के लिए हमें ऑपोजिशन को मिनिमम करना होगा। तो यही हमारे इंजीनियर्स का काम होता है, यही सब कुछ, यही जॉब है, मेन जॉब यही होती है इलेक्ट्रॉनिक्स में कि इंपीडेंस को मिनिमम रखा जाए। तो इंपीडेंस को मिनिमम करने की क्या कंडीशन है, लेट्स सी देखते हैं। तो बेटा अब ये ऑपोजिशन फैक्टर तो आ गया, सबको समझ आ गया कि इंपीडेंस क्या है, ऑपोजिशन फैक्टर है, ये उसकी वैल्यू है। यहां तक तो बेटा हमारे को सारा को क्लियर हो चुका है। अब इसके आगे क्या है लेट्स सी, उसको एक बार समझ लेते हैं, देख लेते हैं अच्छे से। तो जल्दी से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ऑपोजिशन के लिए मैं वहां पे रख कर देता हूं। तो कंडीशन फॉर द मिनिमम इंपीडेंस यहाँ लिखेंगे बेटा।
इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। कंडीशन फॉर मिनिमम इम्पीडेंस। तो बेटा अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर दूं, टर्म पूरी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। आर स्क्वायर रह जाएगा, देखिए XL इज इक्वल टू XC। अगर XL और XC इक्वल हैं देन तो Z क्या होगा बेटा, देन Z इज इक्वल टू R। तो Z सिर्फ टोटल जो ऑपोजिशन रह जाएगी तुम्हारे सर्किट की वो इस रेजिस्टेंस के इक्वल रह जाएगी, इन दोनों का फिर कोई रोल नहीं, ठीक है, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर इक्वल होंगे तो मिनिमम, ये मिनिमम की कंडीशन है, कंडीशन इक्वल टू मिनिमम, कम से कम तुम्हारे सर्किट में इतनी रेजिस्टेंस तो रहेगी, उतना ऑपोजिशन तो रहेगा या उतना इंपीडेंस तो रहेगा ही रहेगा जितना तुमने अपने सर्किट में रेजिस्टर लगा रखा है उसकी जो रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये हमारी कंडीशन है बेटा। अगर वो तुमसे फ्रीक्वेंसी पूछता है तो फ्रीक्वेंसी को कैसे चेक करेंगे, ये हमारा कल का टॉपिक जाएगा। आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। आज हमने एलसीआर सर्किट को कंप्लीट किया है, उसमें वोल्टेज डायग्राम को बनाया, वोल्टेज डायग्राम से दो कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट्स बने, उसमें करंट की इक्वेशन बनी, ठीक है। सिंपल था, बहुत सिंपल था। अगर किसी को डायग्राम क्लियर है ना, फेज डिफरेंस क्लियर है तो कुछ भी नहीं है। इसमें फेज डिफरेंस जीरो होता है, इसमें वोल्टेज लीड करती है, इसमें वोल्टेज लैग करती है, 90 से सबको पता है। तो हमने उससे बेस पर हमने वोल्टेज डायग्राम बनाया, वेक्टर्स के रूल लगा के उसको सॉल्व कर लिया। ऐसे ही उसके बाद हमने इंपीडेंस डायग्राम, सेम है वही वोल्टेज डायग्राम वाला इंपीडेंस डायग्राम में कन्वर्ट हो गया और वहां से रिजल्टेंट निकाल लिया, सिंपल, ठीक है ना। तो ये बेटा हमारी कंडीशन बन गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये तुमसे बार-बार पता किया जाएगा, बार-बार पूछा जाएगा। ये वाला फॉर्मूला तुमसे एग्जाम में पूछा जाएगा और साथ-साथ प्रैक्टिकल के टाइम में भी एग्जामिनर पूछ सकते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि XL और इक्वल टू XC करेंगे तो Z इक्वल टू R हो जाएगा, मतलब इंपीडेंस और रेजिस्टेंस की इक्वल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, एंड हैव अ नाइस डे।